ये होता है एक अच्छे आंसर की सबसे बड़ी पहचान। रफ ड्राफ्ट बनाइए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सभी को लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो उन दोनों पार्ट्स को आपको कवर करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे इस आंसर के लिए। क्या यहाँ पे हम जो पूछा गया है उसके सभी डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेट की टू सक्सेस इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या एग्जामिनर हमसे चाहता है, मूंग दाल की खिचड़ी या मूंग दाल का हलवा, और हमें सिर्फ वो ही देना है। मैं प्रमाणिकता की बात करती हूँ या ऑथेंटिसिटी की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आनी चाहिए आपके प्रोविजंस, आपके सेक्शंस, आर्टिकल्स, केस लॉज, जैसे आप सबने कहा है ना। और क्या आना चाहिए? बुक के नाम, ऑथर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिखना शुरू करें प्रीएम्बल के बारे में, कि प्रीएम्बल या बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है और आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमारा भारतीय संविधान एक बहुआयामी बहुरूपी एक संविधान है। यहाँ पर हमारे प्रीएम्बल में निम्न निम्न चीजें यहाँ पे उद्घोषित है। किसी महान लेखक ने इसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ना तो आप उसमें केशवानंद भारती का जिक्र करते, ना आप उसके अंदर किसी बुक को रेफर करते, तो क्या मैं इस आंसर को ऑथेंटिक कहूंगी, प्रमाणिक कहूंगी? ये होता है एक अच्छे आंसर की सबसे बड़ी पहचान। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कुछ कोर्स, कुछ बुक्स के नाम, कुछ ऑथर्स के नाम एक छोटी डायरी बना के नोट करते जाओ। किताब पढ़ी हो ये जरूरी नहीं है, उस किताब में से एक आधी बात तो पढ़ी होगी। और आपको पता है ये सब चीजें नोट करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? हमारे एडिटोरियल्स। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको पढ़ने के लिए हम लॉ वालों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मत करो ऐसा, है ना। जरूरी क्या है कि एक छोटी सी डायरी आपकी बन जाए। उस छोटी सी डायरी में आप कुछ बुक्स, कुछ ऑथर्स, है ना, कुछ टाइटल्स, इन सबको जिक्र कर सकते हो। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस के पेपर में मान लीजिए कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाता है और आपके पास कोई रीसेंट डेटा है, आप उसको कोट कर दें, रिसेंटली इन द हिंदू दिस वाज द डेटा पब्लिश्ड, याद रह सकता है। आपके आंसर पे कैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स नहीं आएंगे? मैं चैलेंज कर सकती हूँ, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जब भी हम आंसर की शुरुआत करें या आंसर के बीच में अपने केस लॉ, सेक्शंस, एग्जांपल्स, बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम, इनको बीच में एड ऑन करें। दीज आर लाइक द चेरीज ऑन द केक। जो आपका केक है उसकी टॉपिंग करने के लिए या जेम्स की तरह ये काम करते हैं और आपके आंसर को क्या करते हैं? हमेशा डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम बात करें हमारी चौथे पैमाने की, जो किसी भी हाई स्कोरिंग आंसर के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या? वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबको पता चल चुका होगा। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक बॉडी होगी और एक कंक्लूजन होगा। ये चीज हर आंसर में फॉलो करनी है। चाहे आपका क्वेश्चन 200 शब्दों का है, चाहे आपका क्वेश्चन 500 वर्ड्स का है, चाहे 200 वर्ड्स का है, चाहे 80 शब्द का है या 20 शब्द का है, अगर वो 1 वर्ड नहीं है तो आपको एक काइंड ऑफ फॉर्मेट लेना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो आपका इंट्रोडक्शन है, अगर 500 वर्ड्स का है क्वेश्चन, तो बकायदा हेडिंग के साथ एक पैराग्राफ में जा सकता है। अगर 200 शब्द का या 80 शब्द का इंट्रोडक्शन है तो हो सकता है आप हेडिंग ना लिखें, लेकिन 2 लाइनों में
2 लाइन्स ऑफ इंट्रोडक्टरी पैरा आपको बनाना चाहिए। हम्म और अगर वो 20 शब्द का है, बहुत से एचजेएस में, और मुझे इस बार उम्मीद है आपके एपीओ मेंस जो दे रहे हैं उसमें जीके में 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 20-20 शब्दों में लिखने के लिए क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 20-20 मार्क्स के कह रही हूँ, 50 नंबर का तो हो ही गया जीएस। सो 20 वर्ड्स क्वेश्चन इसमें आएंगे। वहां पे भी 1 लाइन आपको ऐसी देनी है जो इंट्रो लाइक हो। अब आप कहोगे ठीक है समझ में आ गया इंट्रो, पर इंट्रो में क्या दें? याद करो अपने वो स्कूल के दिन जब आपकी मैम ने आपको सिखाया था, बेटा जहां क्वेश्चन खत्म होता है वहीं से शुरुआत करनी है। डिड राम वेंट टू सिनेमा ऑन ट्यूसडे, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है? राम वेंट टू सिनेमा ऑन दैट डे विद दिस 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 पर्सन। बचपन से जो हमको सिखाया गया वो फिजूल नहीं है, वो हमको हमारी पर्सनालिटी देता है, और इसीलिए आपकी स्कूलिंग का भी रिफ्लेक्शन आता ही आता है। कई बार हमें लगता है कि यार ये तो अन्यायपूर्ण है, लेकिन यही कंपटीशन है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, कॉन्वेंट से पढ़े होंगे, आईसीएसई बोर्ड से होंगे, उनकी हैंडराइटिंग उन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें एफर्ट डालनी है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ग्रामीण इलाकों से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, और उन लोगों को डबल एफर्ट करना पड़ता है इस स्टेज पे आके। लेकिन कंपटीशन वो किसी को नहीं मानता, वो आपको सेम पैमाने पे रखता है। तो इसीलिए हताश नहीं होना है, अपना अपने आप से सच बोलना है, मुझे ये आता है, मुझे नहीं आता है ना? जो नहीं आता है क्यों नहीं आएगा, हम मेहनत करेंगे, हो सकता है सामने वाले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हो। ठीक, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या होगा? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अभी मैं आपको अपने प्रमाण दिखाऊंगी, जो आंसर शीट्स कुछ मैंने हाल फिलहाल पास्ट फ्यू मंथ्स में आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स की और कुछ स्टूडेंट्स की जो मैंने देखी, इवैल्यूएट करी, उसके बेसिस पे। ओके फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्लो होना चाहिए। आपका आंसर आपस में कनेक्टेड लगना चाहिए। अगर 3 चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि आपका अरेस्ट विदाउट वारंट एक क्वेश्चन था, है ना, और फिर उसका सेकंड पार्ट एक सेफगार्ड्स को लेके था। अगर आप लोगों ने कुछ वो वीडियो देखे जो मैंने एक बनवाई थी और यूट्यूब पे डाली थी, इट वाज रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ओनली, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एपीओ से ही दिया गया था। ऐसे में आपने एक पार्ट पूरा लिख दिया, अरेस्ट, ये हमारा सेक्शन 41 सीआरपीसी पूरा मेंशन कर दिया सारे पॉइंट्स, लेकिन आपने सेफ गार्ड्स को ना तो कनेक्ट किया, या फिर आर्टिकल 21, 22 का तो जिक्र किया, और सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजंस ही नहीं बताए। तो ये आपके आंसर को अगेन थोड़ा हल्का कर देगा। ठीक, तो ये अभी तक के हमारे 5 इंपॉर्टेंट कंटेंट बेस्ड है, यानी कि आपके आंसर के अंदर क्या मसाला है उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। इन सब का अभी तक आपके बाहरी आवरण यानी कि आपके प्रेजेंटेशन, आंसर के प्रेजेंटेशन से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन एक सच्चाई ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? एक अच्छी हैंडराइटिंग और एक बुरी हैंडराइटिंग के आंसर शीट्स में बहुत फर्क आ जाता है। हो सकता है दोनों बच्चों ने सेम ही बात लिखी हो। अब आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे यार हैंडराइटिंग तो हमारी अच्छी है नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि वर्ड के फॉर्मेशन, लेटर्स के फॉर्मेशन तो अब आपके जैसे होते हैं वैसे होते हैं। आप ब्लैंक शीट्स पर ब्लैंक से मेरा मतलब है अनरूल्ड, बिना लाइनों वाली कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करें। राइट, अनरूल्ड पर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करिए। अगर आपके जो एक बेसिक हैंडराइटिंग है उसमें जो वर्ड्स की फॉर्मेशन है वो कुछ चीजों को लेके क्लियर नहीं है, हल्के हल्के एफर्ट्स डालिए। हो सकता है कुछ लोग ओवरलैप करके लिखते हो, जैसे अनरूल्ड, यहाँ पे पहला पॉइंट बनाया, दूसरा पॉइंट कि डोंट ओवरलैप, उसके ऊपर ही चढ़ा के लिख रहे हो, बहुत बड़ा लिख रहे हो, बहुत छोटा लिख रहे हो। एक अनुपात में होना चाहिए।
जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि हैंडराइटिंग ही होनी चाहिए, ये भी है कि हो सकता है आप छोटा छोटा लिखते हैं, लेकिन आपका लिखने का तरीका, ओवरऑल आवरण अच्छा है। इसमें ये तक आता है कि आप पैराग्राफ कैसे शुरू करते हैं, आप किस पेन से लिख रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देती हूं अपनी मदर को। मुझे मेरे मेंस एग्जाम से पहले मम्मी ने गाइड किया। माय मदर इज अ प्रोफेसर। बचपन से मैं उन्हें देख रही हूँ कॉपियां चेक कर रही हैं। अम्मा जी बोर्ड्स की कॉपियां बच्चों की स्कूल में चेक करती थी, और वहीं से एक दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये जितने एग्जामिनर है जो मेंस की कॉपी चेक कर रहे हैं, ये एक एक शब्द नहीं पढ़ते, अंदर डिटेलिंग में जाके आपका आंसर नहीं पढ़ते। आपको इसीलिए क्या जरूरी है कि योर आंसर शुड बी एक्सप्लिसिट, यानी कि वो अपने आप उन चीजों को एग्जामिनर की नजरों तक पहुंचाए। इसके लिए जैसे अभी बोला, हेडिंग्स होनी चाहिए। आप एक ऐसे पेन का यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल ही डल है, मत यूज करिए। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है, बहुत से बच्चे पूछते हैं एग्जाम से पहले, मैम हम कौन से पेन का यूज करें, जेल पेन का, इंक पेन का, बॉल पेन का। तो पहले क्या होता था जो पुराने टाइम में, कि जेल पेन को कंप्लीटली मना करते थे कि बाय चांस डैमेज हो गई, बारिश आ गई, कॉपियां कहाँ रखी हैं। बॉल पेन को यूज करने के कहते थे, बट आजकल इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, वाटर प्रूफ इंक है। मैंने पर्सनली ट्राईमैक्स यूज किया था, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़े पतले पेन पे, जो पायलट पेन टाइप होते हैं, उन पे बहुत अच्छी आती है ना, और उससे ब्राइट भी आती है। वहीं पे जो मेरी सिस्टर है सौम्या, उन्होंने बॉल पेन यूज किया था। एक और मेरी फ्रेंड है, उनकी रैंक सौम्या से भी ऊपर आई थी, उन्होंने जेल पेन यूज किया था। तो द होल पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको अपनी हैंडराइटिंग देखनी है किसमें अच्छी आ रही है। उसके लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए, आपकी मेंटोरशिप के लिए। और उसी पेन से राइटिंग की प्रैक्टिस करिए अनरूल्ड पेपर्स पे। ये चीज बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड महसूस होती है, लेकिन ये सच है, क्या करें। जैसे कि कोई भी सुंदर दिखने वाली चीज, कोई भी सुंदर दिखने वाला व्यक्ति आपको अपनी तरफ पहले आकृष्ट करता है, उसी तरह एक सुंदर दिखने वाला आंसर अनुमान 90% एग्जामिनर्स को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। और चांसेस होते हैं कि अगर उसका कंटेंट, ये बाकी के पॉइंट्स एवरेज भी हैं, तो भी वो स्कोर ज्यादा कर जाएगा, है ना। तो इन चीजों पे हमें बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, समझना है एक रफ ड्राफ्ट बनाते हुए क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या हमारा आंसर सब चीजों को कवर कर रहा है, बैलेंस्ड है कि नहीं। तीसरा, प्रमाणिकता, क्या मेरे पास अपने आंसर में डालने के लिए सेक्शंस, केस लॉज, बुक्स के नाम है या नहीं, और क्या हम वो स्ट्रक्चर मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना, और ओवरऑल इनका फ्लो बनता है या नहीं। उसके साथ साथ सब चीजों को ओवरलैप करता है प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। अभी तक आप लोगों के मन में कोई डाउट, तो आई एम हेयर, पूछिए जी। कोई डाउट नहीं है? मैम Excuse me. हाँ हाँ बताइए। पहले सबिहा बता दीजिए, फिर सूर्यांश बता दीजिए। हाँ जी। मैम when we attempt paper, so there are many subjects in हम्म one paper. So हम्म when we attempt separately for separate subjects, then our हम्म attempt becomes more efficient. But when we attempt whole paper at one point of time, then the pattern of attempting each and every question differs at the हम्म time of appearance of exam. हम्म, ठीक है। So तो how? उसको हम कैसे करें? Mhm. ठीक है, आई कम टू इट। हाँ जी, सूर्यांश बताइए, आपका क्या डाउट है? Ma'am, now I want to ask ma'am that जब से मैम जैसे BNSS आया है तो हाँ। इसमें BNSS के सेक्शंस भी डालने पड़ेंगे, और जैसे अब केस हम्म लॉज जैसे CRPC से रिलेटेड हैं, तो हम्म, उनमें BNSS के सेक्शंस को कैसे अप्लाई किया जाएगा? देखो, जो आपके अब एग्जाम का सिलेबस है ना, जितने नए एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप सीआरपीसी
आईपीसी के प्रोविजंस नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए इनके प्रोविजंस होने चाहिए। अब रही बात केस लॉज की, तो केस लॉज बेसिकली आपके होते हैं सब्सटेंसेस पे, है ना। अगर आपको सेक्शन याद है इन दोनों के स्लैश करके लिख दीजिए, नहीं याद है तो जो बेसिक सब्सटेंस है उसको कंसिडर करिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई केस लॉ है प्रिजम्पशन पे, या हमारे पास कोई केस लॉ है इंटॉक्सिकेशन पे। हम्म ऐसे में जो सिद्धांत है वो तो सेम ही है ना। तो वो Yes, चीज ma'am. आप बीएनएस के सेक्शंस को डालते हुए भी मेंशन कर सकते हो। अब यूथेनेशिया वाला आप उठा लीजिए पूरा का पूरा सिनेरियो, ठीक। अब वो आपके मर्डर का जो एक्सेप्शन है, प्रोविजन भले ही बदल गया, सेक्शन नंबर भले ही बदल गया, पर कंटेंट तो सेम है। तो ऐसे में मेरा एक सजेशन ये है, सूर्यांश के आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर ये है कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के प्रोविजंस एग्जामिनर को दिखने कंपलसरी हैं। चाहे फिर आप आईपीसी, सीआरपीसी के प्रोविजंस को स्लैश करके लिख पाए, बहुत अच्छा, कंफ्यूजन हो रही है मत लिखिए। केस लॉज एज इट इज आपको चिपकाने हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा अगर सेक्शन याद नहीं आ रहा आईपीसी का, वेल एंड गुड, आ रहा है लिख दीजिए, बट ये मस्ट है। ओके, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे सामने जो भी सबिहा ने एक सवाल पूछा कि जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं, तो जब हम अकेले बैठे हैं एक सब्जेक्ट का आंसर लिखा तो स्कोर ठीक लगता है, क्योंकि अपने दिमाग में हमने क्लैरिफिकेशन की हुई है कि हमें एविडेंस पढ़ना है या हम कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर्स लिख रहे हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा है नहीं। जब आप जुडिशरी का पेपर 1 देते हो तो उसके अंदर तो बहुत बेइंतहा लिस्ट है ना। कॉन्स्टिट्यूशन 50 नंबर का आता है, उसके अलावा बाकी के छोटे छोटे एक्ट आते हैं, उसमें टीपी एक्ट भी है और इक्विटी भी है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी है, सारे इतने सारे एक्ट आ जाते हैं। ये होगा सिर्फ और सिर्फ सबिहा प्रैक्टिस से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना ही आपका स्कोर बेटर होगा। मैंने पर्सनली अपने मेंस एग्जाम से पहले जो भी पीवाईक्यूज थे उनके रफ ड्राफ्ट, रफ स्ट्रक्चर्स बना लिए थे, यानी कि सारे आंसर्स हम अटेम्प्ट कर पाए, लिख लिख के देख पाए, ये पॉसिबल भी नहीं होता। बहुत सारे रिपीटेड भी होते हैं। लेकिन इंट्रो में मैं क्या डालूंगी, है ना, एनालिसिस में क्या डालूंगी, यानी कि बॉडी में किन किन पॉइंट्स को, किन किन हेडिंग्स को डालूंगी, कौन से केस लॉ डालूंगी। एक मैंने अपनी डायरी बनाई हुई थी, डायरी क्या फाइल ही थी, अगर बाय चांस मुझे मिल गई हमारे पुराने नोट्स वगैरह में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने किया था, और कंक्लूजन में मैं किस तरीके से करूंगी, इससे पता है बहुत हेल्प मिल जाती है। लेकिन उसके लिए एक बार का पीवाईक्यू उठा के पूरा करना होगा। उस लेवल तक हम कैसे पहुंचते हैं? जब हम अपने सारे एक्ट्स को हल्का हल्का देख चुके होते हैं। अगेन प्रीलिम्स के हिसाब से देखने के लिए हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के लिए हर सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चैप्टर वाइज चीजें पढ़नी है। अभी जैसे यूपी एपीओ का जो मेंस आया, उसमें आपका जो लॉ का पेपर 3 ऐड हो गया है, जिसमें 15-16 एक्ट्स आ गए हैं। अब हर बच्चा बड़ा परेशान है यार, उसमें पॉक्सो आ गया और यूपी गैंगस्टर आ गया। अब इन सब के एक एक प्रोविजन आप याद कर रहे हो। आई थिंक वो आपको हेल्प आउट उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उस हिसाब से अपने दिमाग में उस बेयर एक्ट को नहीं बैठाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी चीज का प्रोसीजर पूछा जा सकता है जिसमें 2-3 प्रोविजंस आगे पीछे के चैप्टर से आपको लिंक करते हुए मिले, है ना। तो उन चीजों की हमें प्रैक्टिस करनी है। आपके शब्द हैं, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिक्कत आती है हिंदी वाले बच्चों को। मैं अभी आपको एक कॉपी वो भी दिखाऊंगी। इंग्लिश वाले बच्चों की आप डे टू डे लैंग्वेज उठाओ या इंग्लिश उठाओ, एक जैसे ही शब्द होते हैं। लेकिन हिंदी में ये तत्सम और तत्भव शब्द आ जाते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि रोजमर्रा, इन
रोजमर्रा का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रतिदिन। ये दिक्कत है कि हिंदी के बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। दैट इज अ रियल प्रॉब्लम। आप पिछले बहुत सारे जब एग्जाम्स देखते हो तो हताश होते होंगे, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, बट हिंदी मीडियम था और वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। टुवर्ड्स द एंड दे डिसाइडेड कि नहीं, हम इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं, बट उनकी नेटिव जो भाषा निकल रही थी वो हिंदी थी। तो मेरा मानना है स्विच करने के बजाय अपनी हिंदी को अच्छा करिए। एक बहुत अच्छी कॉपी हिंदी की वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप हिंदी में आंसर लिख रहे हो तो कैसा होना चाहिए, है ना? बहुत सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं फूल पत्तियां बनानी है, लेकिन फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। ऐसा देखा गया है और टीचर्स प्रोफेसर्स का भी ओपिनियन होता है, जो बच्चे छोटे छोटे स्मॉल फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, है ना, उनका स्कोर 3-4 नंबर बढ़ जाता है। 3 to 4 मार्क्स उनके बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। सबसे पहले हम एक आंसर देखते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड था। सबको विजिबल है ना प्रॉपरली, है ना? यस हम मैम। सब ओके। ये देखिए, यहाँ पे यूसीसी साइन क्वा नॉन फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया, आंसर इन लाइट ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, whether UCC may violate the freedom of religion of any class of society discuss। 15 मार्क्स में सर ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास जब चल रही होगी उस समय शायद ये क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पे आप इस बच्चे की हैंडराइटिंग देखिए, बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेबल है ना? देख के लग रहा होगा कि ओके इट्स गुड। शी स्टार्टेड ऑफ विद इंट्रो, या तो आप हेडिंग डालिए इंट्रो की, या अगर आप हेडिंग डालने के यूज टू नहीं है ना, कंपलसरी नहीं है, बड़े आंसर्स में मैं प्रेफर करती हूं कि आप इंट्रो की हेडिंग भी डाल दो, या तो आप हेडिंग डालिए। अगर नहीं हेडिंग डाल रहे हो, क्वेश्चन को एकदम यहां से शुरू मत करो, थोड़ा इधर से शुरू करो। ये जितने हमारे प्रोफेसर चेक करते हैं ना कॉपी, सब बुढ़े हैं, ठीक? उनके टाइम पे ये जो हमारा मॉडर्न जो आ चुका था, जिसमें हम कंप्यूटराइज्ड वे में लिखते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन, ये शुरू नहीं हुआ था। तो आज भी whenever I discuss it with my mother, with certain professor friends of mine जो हमारी भी एज ग्रुप के हैं, वो प्रेफर ये करते हैं कि क्लैरिटी हो एंड द आंसर शुड बिगिन यहां से, ठीक? सो ओवरऑल अगर आप देखें कि आंसर राइटिंग में अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुआ एंड हमने एकदम से हमें क्लिक नहीं किया कि क्या लिखें। तो हमने क्या किया, हमने समवेयर और दी अदर पूरे के पूरे इस क्वेश्चन को रिपीटेडली लिख दिया। अब आप कहोगे, अभी तो आप कह रहे थे कि जहां से क्वेश्चन खत्म हो वहां से शुरू करिए, ठीक? वहां से शुरू करिए, लेकिन क्वेश्चन रिपीट मत करिए। वो आपका टाइम, स्पेस, वर्ड्स सब किल करता है। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन में क्या लिखा, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द यूसीसी साइन क्वा नॉन फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया इज अ डीपली डिबेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। UCC aims to replace personal laws based on religious scriptures and customs with a common set of laws governing matters such as divorce, inheritance, adoption for all citizens of India। सच बताइए, इस इंट्रोडक्शन को देख के आपको से 5 में से मार्क्स देने, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन आप कैसे रेट करोगे? विल यू रेट इट, वाह क्या आपने क्या बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है, या आप एग्जामिनर 2 मिनट के लिए एग्जामिनर बन जाओ, स्टूडेंट मत रहो। तो यार यूसीसी साइन कौन, अबे यूसीसी क्या है ये तो बताओ, क्या ये सब कहानियां लिख रखी है, लगता है बच्चे ने पढ़ा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन आ रहा है? चलिए आप बताइए। Ma'am, it looks like storytelling. हाँ, एग्जैक्टली। डू वी हैव टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग इन एग्जाम? नो। आर वी राइटिंग अ रिसर्च पेपर और एन आर्टिकल? नो।
हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं। मेंस के आंसर में जो मैंने आपसे कहा, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन का पहला भाग कहता है वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज साइन qua non फॉर यूनिटी ऑफ इंडिया। तो मुझे 2-3 चीजों पे यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिटी, यूसीसी कहां पे दिया है, यूनिटी, प्रिएम्बल, इंटीग्रिटी, याद करो, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। यानी कि मेरे इंट्रोडक्शन को टारगेट करना है इन 2 चीजों को। I can begin with the very article 44 of Indian Constitution provides for uniform civil code। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड या आर्टिकल 44 स्टेट्स, अगर आपको याद है तो आप उस आर्टिकल का जिक्र कर दीजिए कि इस आर्टिकल में ये कहा है। दूसरी तरफ जब हम यूनिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप यहां पे मेंशन करेंगे यूनिटी ऑफ इंडिया में क्या, द प्रिएम्बल। अब देखो बड़ी मजेदार बात, यहां पे आपने एक चार्ट बनाया विच इज अ गुड चार्ट, लेकिन ये मात्र एक सपोर्टिव चार्ट हो सकता है। हाँ, तो ये आपकी सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन अभी तक इस आंसर में उस बच्चे ने अपनी तरफ से बेस्ट लिखा है, प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है। बट जो आपको याद आ रहा है उस पीपीटी में जो मैं आपसे बात कर रही थी, यहां पे मुझे इस आंसर में रेलिवेंसी और कवरेज प्रॉपर नहीं मिल रही है। यानी कि डिस्पाइट बीइंग having a good presentation, good handwriting, I may score less। ये मैं आपको इसलिए ये पेपर शीट्स वगैरह दिखा के बता रही हूँ, ये हम सब करते हैं, मैंने भी किया है। और ये सब अगर आप सीधे जाके एग्जाम में करते हो तो हमको नुकसान होता है। इसीलिए सर जो क्लास में क्वेश्चंस बताएं थोड़ा थोड़ा लिख दो, दिन में एक क्वेश्चन लिख लो, हफ्ते में एक लिख दो अगर अभी कोई एग्जाम नहीं है, पर प्लीज क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस जब तक नहीं लिखते हमें अपनी कमियां नहीं पता चलती। मेरी भी यही आदत थी, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, मेरी भी यही आदत है। ज्यादा बोलने वाले लोग जो ज्यादा किताबें विताबें पढ़ लेते हैं वो रेलिवेंट नहीं रह पाते। ठीक, तो मेरी भी यही दिक्कत थी, कुछ भी बकवास चल रही है, टू द पॉइंट नहीं आ रहे। आई हैड टू वर्क ऑन इट। इसीलिए मैं रिलेट कर पाती हूँ उन सब से जो बट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लियर मेंस एग्जाम विद फ्यू मार्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मिस आउट कर जाते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें, है ना। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा धुंधला है, पर अगेन मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप यूसीसी और यूनिटी की बात करते हो तो यहाँ पे आप शाहबानो केस का इफेक्ट बताइए, है ना। सीआरपीसी में मेंटेनेंस के प्रोविजन को डिस्कस करिए। ये आपके मेन बॉडी का कंटेंट आ सकता है। अब ये सब क्या है, केसेस का रेफरेंस, यहाँ पे जॉन वॉलेटमैन का रेफरेंस, कोई रीसेंट डेवलपमेंट अगर हुई है तो एक हेडिंग डालिए। ये देखिए इस बच्ची ने कितना अच्छा लिखा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रिसेंटली उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूसीसी, लेकिन खो गया ना। मैं एग्जामिनर हूं, मुझे 50-60 कॉपी चेक करने भाई, इतना बोरिंग काम वैसे ही है ये कॉपियां चेक करना। मेरे केस लॉज भीड़ में खोने नहीं चाहिए। अगर आप ये चार्ट बना रहे हो वेरी गुड, लेकिन सिर्फ ये चार्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी रेलिवेंसी वाले अपनी परिधि को, जो हमारे क्वेश्चन की परिधि है, उसको लांग दिया। ठीक, इन सब चीजों को समझना होगा। अब आपने प्रामाणिकता दी है, पर भैया प्रामाणिकता खो गई। आपको केसेस को अंडरलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है। कोशिश करिए कि सेंटर अलाइन करिए, अलग से पॉइंट बना दीजिए, इन फॉलोइंग केसेस अंडरलाइन करिए। ठीक, अब ये आपने एक आंसर देखा, ओवरऑल आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका मुझे ये बता रहा है, क्योंकि मैंने एक एक शब्द पढ़ा, कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, नॉलेज है आपको, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है। ठीक, तो ये एक स्किल है, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, और स्किल डेवलप की जा सकती है। इन छोटी छोटी चीजों को ही हमें सीखना है, इन पे काम करना है। मैं आपको बेट कर रही हूं कि अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये चीजें अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, हाफ ऑफ यू विल स्कोर
सच अ गुड मार्क कि आप टॉप रैंकर्स में होंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में जो मैं देखती हूँ मेरठ वाली बेल्ट के और बाकी के बच्चों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं हमारे पास अभी आंसर राइटिंग ना तो आप लोगों के अटेम्प्ट होते ना आप पे डंडा होता, तो या तो आप सर को डंडा करना पड़ेगा, वो सर कर नहीं पाते, सर के पास टाइम नहीं है, या सर के बिहाफ पे मैं डंडा करना शुरू करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे आगे चल के अच्छी अच्छी रैंक्स हासिल करें, अच्छे अच्छे ऑफिस में बैठे, सबका नाम रोशन करें, ठीक। अब देखो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में है, अच्छी हैंड राइटिंग है, ऊपरी तौर पे देखने में बढ़िया लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हिंदी में एक बच्ची ने किया है। अब देखो शुरुआत, फर्क क्या लग रहा है, तो आंसर की शुरुआत में क्या फर्क दिख रहा है, ये स्टार्टिंग आपको इफेक्टिव लग रही है या ये वाली स्टार्टिंग। अब डिस्पाइट बच्चा इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है, व्हाट मैटर्स इज कि आपका किस तरीके से शुरुआत हुई है। हाँ जी, क्या लगता है, अगर एग्जामिनर को ऊपर ही लाइन में अंडरलाइन किए हुए के एम मुंशी जी के अनुसार कुछ मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या एग्जामिनर पे इंप्रेशन जा रहा है, आप पे क्या इंप्रेशन जा रहा है। ऑथेंटिकेशन बढ़ गई है मैम। एग्जैक्टली अब आप एकदम टेक्निकल भाषा में बात करोगे कि प्रमाणिकता मुझे शुरुआत में दिख रही है, ये मुझे बच्चा पढ़ा लिखा महसूस हो रहा है। इट सीम शायद इसने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स भी पढ़ी हैं, शायद इस बच्चे ने सिरवई या ऑस्टिन की किताब उठा के पढ़ी होगी, हो सकता है इसे खुद को ना पता हो कि इसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन इस तरीके से लिखना, अब इसमें आगे कुछ भी मत लिखो, मतलब कोशिश ये करो कि ये भी थोड़ा ऑथेंटिक हो। ये नहीं कि के मुंशी के अनुसार और फिर खुद लिख दिया। कौशल 44 का इंट्रोडक्शन मुझे मिल गया यहाँ पे पहली इंट्रो में। अब ये भी इंट्रो है, यहाँ पे इनको भी एक हेडिंग देनी चाहिए, लेकिन नहीं भी दी तो भी चलेगा, बिकॉज बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर मुझे दिख रहा है। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्वेश्चन से डायरेक्ट लिंक हो रही है, भारत की एकता के लिए यूसीसी की अपरिहार्यता। समझ रहे हैं, पूरा आंसर आप भी अभी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप मुझे सीधे सीधे बताइए, ये जो आपके सामने आंसर है, आप इसको ज्यादा मार्क्स दोगे या फिर इस आंसर को ज्यादा मार्क्स दोगे। ये इंग्लिश का आंसर है, हैंडराइटिंग दोनों की बहुत अच्छी है, कंटेंट समवेयर और दी अदर यहाँ पे रेलिवेंसी को एक्सीड कर रहा है, टू द पॉइंट नहीं दिख रहा। यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड थी, है ना, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, उन सारी डिमांड्स को हमने क्या किया है, फुलफिल किया है। तो नेक्स्ट, क्या धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। मेरा पॉइंट ये था, क्वेश्चन फॉर्म में ना बना के हेडिंग, सिंपल स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। लैंग्वेज, हिंदी है, मेरी तो हिंदी है मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, हिंदी है, पर हिंदी अच्छे से लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले को हो सकता है बहुत अच्छा ना लिख रहा हो तो भी उसकी हैंडराइटिंग के बेसिस पे एक आध नंबर आपके जितना मिल जाए, पर आपको अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। एंड लास्ट में भले इन्होंने इंट्रो की हेडिंग नहीं दी, यहाँ पे निष्कर्ष प्रॉपर दिया है। निष्कर्ष कहा जा सकता है भारत में एक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष, देखो प्रियम्बल से इन्होंने क्या किया है, जो मैं कहीं ना कहीं इंट्रो में भी ऐड कर रही थी, इन्होंने एंडिंग करी है भिन्न। दिस इज व्हाट ब्रिंग्स यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंसी। एक रेलिवेंट गुड प्रेजेंटेशन दोनों में है, लेकिन रेलिवेंसी का पॉइंट, वो पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको पीपीटी में समझा रही थी कि क्या वो कवरेज करता है सभी पॉइंट्स को, ऑथेंटिसिटी का पॉइंट, कैसा स्ट्रक्चर हो, क्या वो फ्लो करते हुए मुझे लग रहा है, कहीं भी इस आंसर को पढ़ते हुए आपको जोर नहीं पड़ेगा, है ना। इन चीजों को लेके ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, जो कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ओके, इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। यू सी दिस क्वेश्चन, सबसे पहला इंप्रेशन बताओ, आप एग्जामिनर हो, अगर आपके सामने एक कॉपी आते इस तरीके से, मन करेगा पढ़ने का, दोपहर के 3 बज रहे हैं, पढ़ने का मन करेगा, सच सच बताओ। अब एग्जामिनर के सामने तीनों टाइप की कॉपीज आती हैं, है ना, तो हमें कैसी कॉपी एग्जामिनर के सामने पुटअप करनी है, अपने हाथ में, ठीक।
हाँ, लकी हो तो हो सकता है ऐसी कॉपी के बाद कोई एवरेज कॉपी भी आए तो उसको नंबर मिल जाए, क्योंकि यार ये बहुत जोर पड़ा इसे पढ़ने में। ठीक। आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या कहता है? आप सबसे पहले क्या समझाएंगे अपने इंट्रोडक्शन में? क्या अंडरलाइन करना है आपको? मैरिज, सिविलाइज सोसाइटी और नवतेज सिंह जौहर। ये 3 पॉइंट्स मेरे आंसर में आने चाहिए। इंट्रो में मैं स्टार्ट कर सकती हूँ व्हाट इज मैरिज। यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हो, अगर हिंदू मैरिज की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, कि एंशियंट टाइम में, वैदिक पीरियड में, जो हमारा चंदोग्य उपनिषद करके था, जिसमें सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज आया था। इस तरीके से आप यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो दे सकते हो। केस लिखा, अंडरलाइन नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे केस है। अब ये भी नहीं पता कि कौन सा केस है, ए वर्सेस बी, इज इट ऑथेंटिक और नॉट ऑथेंटिक। प्रामाणिकता के पैमाने पे क्या मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये सही है? ये मैंने सीधे सीधे बोला, भाई भाई इसकी क्या जरूरत थी? इन हिंदू मैरिज देयर आर रिलीजियस सेरेमनीज वेयर ब्राइड इज गिवन टू द ग्रूम, नॉट रिक्वायर्ड। हाई कोर्ट, जब भी आप लिखें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपने नोट्स में आप ऐसे लिखते हैं, पर प्रैक्टिस करिए कि आप लिखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, पूरा फुल फॉर्म। ठीक। जोर पड़ता है शुरू में, लेकिन ये जरूरी है। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में, शॉर्ट एब्रिविएशंस में नहीं लिख सकते हो। इंटरेस्टिंग ये है इस पूरे आंसर में, यहाँ पे इनके लिखने का तरीका सच में बढ़िया था। ठीक, लेकिन स्पीच की तरह से। जब नवतेज सिंह जौहर पूछा है तो कौन कह रहा है आपसे नाज फाउंडेशन बोलो? हमें पता है आपने पढ़ा है, पर हमने आपसे मांगा ही नहीं क्वेश्चन में। दिस विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो प्लीज मेक श्योर कि ये सब गलतियां ना हो। और ये सब गलतियां कब नहीं होंगी, मैं फिर रिपीट करूंगी, जब आप छोटे छोटे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करोगे। ये हम सब ये काम करते हैं। अब इस बच्चे को देख के क्या मैं ये कहूंगी ये बच्चा बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता? आई थिंक दिस चाइल्ड इज सुपर इंटेलिजेंट, बट क्या ये बच्चा स्किल्ड एनफ है फॉर द मेंस एग्जाम? ये डाउटफुल है। इसीलिए मैं हमेशा ही बात कहती हूँ, any exam, any competitive exam is not the test of your intelligence, is not the test of your knowledge. वो सिर्फ एक स्किल है, आप उस स्किल को समझ लीजिए और आपका एग्जाम निकल जाएगा। नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू शो। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें, है ना? एक जो हमारा दूसरा, ये तो हमें समझ में आ गया, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। एक आते हैं हमारे सामने प्रॉब्लम्स। ठीक। अब जैसे यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम, और ऊपर वायरिज्म को लेके और नीचे प्रॉब्लम थी। ठीक। तो इसको किस तरीके से हम हैंडल करें? वायरिज्म इज अ सीरियस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी। डिस्कस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ पर्सन हु इंस्टॉल्स। तो ये देखो, 2 पार्ट आ गए। फर्स्ट पार्ट इज कि मेरे को थोड़ा सा समझाना होगा वायरिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में, प्राइवेसी और डिग्निटी के कॉन्सेप्ट में। ये इसीलिए अंडरलाइन करना जरूरी है। हम में से कोई इंसान बड़ा खुश हो सकता है वायरिज्म, वो पूरा 354 आईपीसी, अब जो बीएनएस का प्रोविजन है, पूरा छाप छूप के सब एकदम बढ़िया करके आ गया, और सिर्फ 354 सी नहीं डाला उसने, पूरा 354 डाल दिया। ठीक है। सो दैट विल नॉट वर्क। आप कहोगे भाई मैं पूरी शीट्स भर के आ गया। समझिए, वायरिज्म समझाना है, उसके बाद आपको उसे लिंक करना है प्राइवेसी डिग्निटी के साथ, और उसके बाद आपको डिस्कस करना है ये प्रॉब्लम को। क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन जो इंस्टॉल करता है हिडन कैमरा इन प्राइवेट स्पेसेस। अब आपको रेलिवेंट प्रोविजंस को डिस्कस करना है अलॉन्ग विद पनिशमेंट एंड एविडेंशियरी एस्पेक्ट। रफ ड्राफ्ट साइड में बनाइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वायरिज्म डिफाइन कर देंगे, ठीक है, प्रोविजन डाल देंगे, उसको लिंक करेंगे। इंट्रो में हम सबसे पहले क्या करेंगे? वायरिज्म दे देंगे, प्रोविजन डाल देंगे हल्का सा, ठीक, और उसको लिंक करेंगे प्राइवेसी के वायलेशन से। फिर हमारी मेन बॉडी जो एनालिसिस होगी, उसमें कंप्लीट सेक्शन डालेंगे, जैसे इन्होंने भी किया है। फिर क्योंकि पनिशमेंट भी पूछी है, पनिशमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे सभी आपने पूछा था क्या हम चार्ट बना दे तो वो सफिशिएंट होगा? इस तरीके का चार्ट, पनिशमेंट जैसे पूछी है, आपने 2 पार्ट्स में ऐसे क्लियर कर दिया, या तो आप इसे 1 और 2 पॉइंट कर दीजिए, है ना,
या आपने इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेरे को क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, ये इंक्लूजन आप कर सकते हो, ठीक। लेकिन सपोजिटली आपसे पूरे आर्टिकल पूछे हुए हैं, उसमें आप सिर्फ चार्ट बना के आ जाओ, वो थोड़ा अधूरापन लगेगा। ये जब आप लिखोगे ना, धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। ओके, यहाँ पे आपके, अब देखो, ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन भी इन्होंने रेफर किया है। कितना टाइम बचा होगा, पूरा लाइन नहीं लिखा, लेकिन एग्जामिनर को सामने दिख रहा है मेरे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें थी। वायरिज्म, प्राइवेसी, डिग्निटी, पनिशमेंट, एविडेंस, एस्पेक्ट्स और ये प्रॉब्लम। तो अभी तक देखो, वायरिज्म, प्राइवेसी, डिग्निटी और मेरी पनिशमेंट वाला पार्ट बहुत क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे बात आता है कि आपको क्रिमिनल लायबिलिटी भी क्लियरली देनी है, जिसके लिए आप बना सकते थे एक हेडिंग, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। हम जो यूपी जुडिशरी वाले बच्चे हैं, वो इस काम को करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। दिल्ली और हरियाणा के एग्जाम्स पे आप जब भी फोकस करोगे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको एक प्रॉब्लम साथ में मिलती ही मिलती है। इस बार का जो लास्ट डीजेएस हुआ था, उसमें तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, शायद वो पहला बहुत लंबे समय के बाद ऐसा एग्जाम था। लेकिन प्रॉब्लम जहां पे भी है, एक हेडिंग होनी चाहिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। उसकी सब हेडिंग्स आप बना सकते हो, फैक्ट, रेलिवेंट प्रोविजन एंड कंक्लूजन, या फिर उसकी लायबिलिटी, जो भी आपके सवाल में पूछा गया है। अब जैसे यहां पे जब मैंने देखा, तो ओवरऑल इनका कहीं ना कहीं ट्रायल रूम केसेस को इन्होंने डिस्कस किया, लेकिन एक छोटी सी कमी जो मुझे लगी, वो ये, जिससे कि आंसर का स्कोर और बेटर हो जाता, कि जो प्रॉब्लम पूछी है ऊपर, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम और लायबिलिटी, है ना, उसको आपने हैंडल नहीं किया, जो आपके कंक्लूजन की तरफ जा सकती थी। आपने यहाँ पे सर्विलेंस और राइट टू प्रॉपर्टी, कोर डिग्निटी, इन सब चीजों के बारे में तो बात करी, है ना, लेकिन आपने हमको क्या नहीं दिया, एक क्लियर कट पनिशमेंट नहीं दी। इवन दो टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन में ये आ गए, आई थिंक ये एक फ्लो को दर्शाता है, छोटा सा फ्लो जो और बेटर हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को एग्रीवेटिंग फैक्टर्स लिखा, तो मुझे लगा यही प्रॉब्लम आनी चाहिए, यही लायबिलिटी आनी चाहिए, वो मुझे कंक्लूजन में मिल रही है ना। तो एक फ्लो क्या हो सकता है कि हमने पहले क्या डिस्कस किया, वायरिज्म, और ये वाला जो हमारा पार्ट था, के एस पुट्टा स्वामी, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, राइट टू प्राइवेसी, इसको ऊपर ले जाते, पनिशमेंट देते और एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम करते। तो ओवरऑल कंटेंट बहुत अच्छा है, ओवरऑल आंसर की प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग, लेकिन मुझे हल्की सी कमी किस चीज में लगी, फ्लो में, जो फ्लो और बेटर हो सकता था। हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, हमारी कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और हिंदी की हिंदी की कॉपी, ठीक। अब ये हिंदी की कॉपी है। हिंदी के बच्चे कहते हैं कि भाई हम हिंदी वालों के साथ बहुत ही क्या होता है, अन्याय होता है। लेकिन अगर मुझे पहली ही लाइन में हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक मिलेंगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, आप मत भूलिए कि आप ऑलरेडी हिंदी मीडियम से हैं, आप चीजें जानते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो मात्राओं की गलतियां हैं, ये नहीं करनी है। कोशिश करनी है, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास ये आई थी एक क्वेरी कि हिंदी की भी आंसर शीट्स आप दिखाइए, तो आप देखो हैंडराइटिंग अच्छी है इस बच्चे की, लिखने का प्रभाव भी ठीक है, पर मूड कहाँ खराब हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हिंदी की मात्राओं की गलतियां देखते हैं। अब जैसे सर हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश में आपका ई और ए और यू ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे चल जाता है, पर हिंदी में नहीं चल पाता। और भले ही इस बच्चे को सब पता है, पर इसके मार्क्स लो हो जाएंगे, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम मेरे को सर्वोच्च नहीं पढ़ने में आया, सर्वोच्चता पढ़ने में आया। अगर आप इस पर्टिकुलर
जगह पर हैं जहां आपको ये समझ में आता है कि भाई मेरी गलतियां होती हैं मात्राओं में, तो आपको जरूर डेली एक पेज कुछ ना कुछ लिखना है। कुछ भी लिखिए। सर ने जो आज पढ़ाया, आपने जो बैराक से पढ़ा, अब उसको बंद करके लिखिए। ये जरूरी हो जाएगा कि आप सभी लोग इस तरीके की गलती ना करें। ठीक, छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये मात्राओं की गलतियां ना करें। हम में से आधे बच्चे काम करते हैं। अगर अभी आप में से किसी को ये देख के हंसी आ रही हो या ये लग रहा हो कि अरे ये इतने बड़े होके भी ये काम हो रहा है, भाई सब करते हैं। और ये भी मैं बताऊं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खास तौर पे जब हिंदी ऐसे आता है तो ये गलतियां करते हैं। आप कल को जिधर भी काम करोगे, अगर यूपी के किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग होती है, आपको हिंदी भाषा में ही काम करना है, तो हिंदी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। ठीक, सो दिस वाज वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी। मात्राएं इंग्लिश में एक बार को आपकी स्पेलिंग्स फिर भी कवर अप हो जाती हैं, पर हिंदी की मात्राओं में अगर आपकी गलतियां हैं, वो कब पता चलेंगी? जब आप आंसर्स लिखोगे। आंसर्स लिख के किसी को दिखाओगे। हो सकता है शुरू में आपको हिचक लगे, हो सकता है आपको लगे सर को दिखाऊंगा, सर कहेंगे तुझे ये भी नहीं आता, किसी और को दिखाऊंगा ये भी नहीं आता। कोई तो होगा, आपका कोई अच्छा दोस्त होगा, घर में कोई होगा, बाकी सब भूल जाओ। एआई का यूज कर लो, गूगल लेंस से पूछ लो कि फोटो खींच के कि भाई मेरी क्या गलतियां हैं। थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, लेकिन ये आपको 100% नीचे ले जाएगा, है ना? हो सकता है आप बहुत बढ़िया हो, आपको सारे प्रोविजंस पता हो, केस लॉज पता हो, पर ये छोटी सी चीज बहुत खराब इंप्रेशन देता है। मैंने आपको दिखाई है एक ये वाली कमियां। इंग्लिश में भी अगर आपकी इस तरीके की हैंडराइटिंग है या इस तरीके का प्रेजेंटेशन है, तो प्लीज यू नीड हेल्प। ठीक, एंड हेल्प इन व्हाट सेंस कि आपको बहुत ज्यादा आंसर्स लिखने की जरूरत है। कंटेंट आपका ठीक है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा इस आंसर्स को देख के पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आप इन सब चीजों को आप कंसिडर करिए। हैंडराइटिंग, स्पेलिंग्स, इन दो चीजों को ध्यान में रखिए। आपके सामने मैंने दिखाया है, एक कॉपी आएगी ऐसी, ठीक, दूसरी कॉपी अगर ऐसी आएगी जिसमें आपको ऊपरी तौर पे स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखेंगे, तो कंपटीशन आपको दिख रहा है ना फिर, राइट? सिमिलरली आपकी एक कॉपी अगर मेरे को इस हैंडराइटिंग में मिल रही है और वहीं मुझे दूसरी कॉपी इस हैंडराइटिंग में मिल रही है या इस हैंडराइटिंग में मिल रही है, तो सीधे सीधे डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इसीलिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था मैम, जैसे यूजीसी का ही क्वेश्चन है, उसमें जो हिंदी वाले कैंडिडेट थे, उन्होंने तो केएम मुंशी का स्टेटमेंट देके इसे इंट्रोड्यूस करा है क्वेश्चन को। एंड एक बच्चे ने उसमें आर्टिकल 44 का जिक्र करके इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैम विच वन इज बेटर आउट ऑफ देम? आई वांट टू आस्क दिस थिंग। बोथ आर इक्वली गुड, बोथ आर इक्वली गुड, क्योंकि दोनों ही प्रामाणिकता है। दोनों ही शुरुआत में आपको क्या प्रमाण दे रहे हैं, क्या एविडेंस दे रहे हैं? दे आर गिविंग यू द प्रूफ, है ना, कि भाई हम पढ़े लिखे हैं। अब आप ये सोचिए भाई जो कोट कर रहा है उसी को ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर इन सब चीजों पे जज करने के लिए नहीं बैठा है। एग्जामिनर ये देखता है कि क्या आप रेलिवेंट चीजों से, रेलिवेंट जगहों से पढ़े हैं। आपको अगर मैं कहूं अपनी चीजों को लिखने के लिए, उकेरने के लिए, क्या आप सक्षम हैं? और क्या आपकी त्रुटियां तो नहीं है, छोटी छोटी गलतियां तो नहीं है? ये मेजर कंसिडरेशन होता है एग्जामिनर का। तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार उसने तो कोट लिख दिया, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, मैंने तो सीधे आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिखना इज इक्वली गुड। ठीक, थोड़े थोड़े पर्सनल बायसेस, सब एग्जामिनर, हम सब इंसान हैं, हम सबके साथ ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, हम सब अपने अपने बायसेस रखते हैं। वहां पे ईश्वर का खेल आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब ईश्वर अगर नहीं चाहेगा तो सब कर लो, नहीं होगा, और जब ईश्वर चाहेगा तो किसी का भी होगा, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सब ईश्वर पे छोड़ना है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। ठीक, तो ये सब चीजें देखो, एक सेट रूल नहीं है। मैंने आपको सीधी सीधी तौर पे बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए
क्या ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, बेसिक प्रूफ कि हम पढ़े लिखे हैं, हम रेलिवेंट सोर्सेस को रेफर करते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक, अपने दिमाग में ये नहीं लाना कि यार ये तो बड़ी किताबों के जिक्र करके आ गया, ठीक, ये बड़े आर्टिकल लिख के आया, इसको नहीं मिलेगा, दोनों को मिलेगा। लेकिन वो गलतियां नहीं करनी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। आपकी हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, मात्राओं की गलतियां, क्वेश्चन को पढ़े बिना बियॉन्ड द क्वेश्चन उसकी बाउंड्रीज का उल्लंघन करना, ये सब नहीं करना है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है और बहुत ही नजर नहीं लगनी चाहिए, ऐसे थू 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 कर देते हैं कि बच्चे का लिखने का तरीका, हैंडराइटिंग इज सो गुड कि मेरी तरफ से आपका आंसर आइडियली शुड अपीयर लाइक दिस। देखो मैं इसको क्यों कह रही हूं। एक्सप्लेन प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम एंड अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। अंडरलाइन कर लेते हैं, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, है ना, एंड पॉइंट आउट डिस्टिंक्शन। यानी कि मुझे पहले बताना है प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और फिर डिस्टिंक्शन between them, answer with the help of suitable illustration or decided cases। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। देखो साइड में अपने दिमाग में एक रफ ढांचा बना लो। प्रिपरेशन की बात करनी है, अटेम्प्ट की बात करनी है, डिफरेंस बताना है, एग्जाम्पल केसेस बताने हैं। कोई दिक्कत? रफ स्ट्रक्चर ये होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही अंडरलाइन हो जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक रफ स्ट्रक्चर आ जाए, है ना। और अब इस बच्चे को देखो, ये स्टार्ट कर सकता था क्राइम की परिभाषा से, ये स्टार्ट कर सकता था फलाना ढिमकाना किताब में क्राइम के लिए मेंस रिया एक्टस रिया जरूरी है। गलत तो वो भी नहीं है, बच्चे की नॉलेज है, किताबें भी लिख सकता था, है ना। लेकिन ये एक होशियारी का प्रतीक है कि वो टू द पॉइंट एक इंट्रोडक्टरी लाइन देता है। दिस इज इंट्रोडक्शन ओनली। ये भी देखो जो मैंने आपको बताया था, यहां से शुरू नहीं करना, थोड़ा गैप देके शुरू करना है। अगर आप हेडिंग डालते हो बहुत बढ़िया, नहीं डाल रहे हो तो कम से कम गैप दीजिए ताकि मुझे पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा ये यहाँ पे हमने क्या किया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे यहाँ पे परिस्थिति और क्या समझ में आती है, प्रोविजंस दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको केस लॉ दिखाई देता है। उसके बाद आपको रेफरेंस मेन का दिख रहा है, तैयारी किए जाने का। ठीक, अब अटेम्प्ट यहाँ पे क्लियर हेडिंग के साथ आ रहा है, दोनों धाराएं आ रही हैं। नोटिस करिए ये जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन में अलाइनमेंट है, ये कैसे आपके आंसर को सुंदर बना देता है। अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम सिर्फ फ्लो चार्ट बना दे तो काम हो जाएगा। यहां पे क्योंकि मैं पहले प्रिपरेशन और अटेम्प्ट समझा चुकी हूं, तो मैं एक चार्ट के फॉर्म में अपराध पारित करने की तैयारी और अपराध करने का प्रयत्न ऐसे करके एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट बना सकती हूँ, टेबल बना सकती हूँ। मुझे छूटते ही यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट केस दिखाई दे रहा है। ऐसे बच्चे को, अगेन नजर ना लगे मेरी, कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही वो हिंदी मीडियम का हो, है ना। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है। एक से बढ़ के एक, आप ही में से होशियार बच्चे हैं, छोटी छोटी कमियों की वजह से, स्किल की कमी की वजह से एग्जाम नहीं निकलेगा, तो शायद सर को और सर के साथ साथ थोड़ा सा मुझे भी, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं भी जुड़ी हुई हूँ आप सबसे, मुझे दुख होगा, है ना। तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना है।